नमस्कार साथियों, मैं कमलेश जांगीड़ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंटेलेक्चुअल में स्वागत करता हूं। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को विदित है कि हम भारत का वैभवपूर्ण अतीत की अब तक 3 क्लासें वो कर चुके हैं और आज हमारी ये चौथी क्लास होगी। अब तक हमने जो शुरुआती चर्चाएं थी वो पूरी कर ली। जैसे हमने प्रमुख साहित्यों के बारे में पढ़ा था, कुछ प्रमुख पुस्तकें थी उनके बारे में पढ़ा था, उसके बाद पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में पढ़ा था और आज हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप तक के पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप कोई भी वीडियो से अछूते न रहें, आपको हर वीडियो का आसानी से लाभ मिल सके। तो चलो दोस्तों, हम बिना किसी देरी के आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की हमारी क्लास क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता। देखो दोस्तों, 1826 में, मैं पहले बात करता हूं सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सन की बात कर रहा हूं मैं। 1826 में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था चार्ल्स मेसन। क्या नाम था? चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसके टीले को देखा था, जिसे हड़प्पा सभ्यता फिर मोहनजोदड़ो सभ्यता भी कहा गया। ठीक है, कब देखा था? चार्ल्स मेसन ने 1826 में। और उसने क्या कहा? उस टीले को देखा तो उसने देखा कि जगह जगह मतलब ईंटें बिखरी हुई हैं, कुछ मकान है वो दिखाई दे रहे, कुछ नहीं दिखाई दे रहे, मतलब ऐसी बिखरी हुई सभ्यता थी। तो इसने अंदाजा लगाया कि ये कोई प्राचीन नगर रहा होगा और संभवतः इसका निर्माण बहलोल लोदी ने करवाया होगा। इसने अंदाजा लगाया और इसने आसपास के लोगों को कहा कि ऐसा कोई मैंने नगर देखा है जो बिखरा पड़ा है और कोई प्राचीन नगर दिखाई दे रहा। लोगों ने इसकी बात को इग्नोर कर दिया, कहा कि ऐसी कोई जगह नहीं है। तो सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने जो सिंधु घाटी सभ्यता उसके टीले को देखा और इसने क्या कहा कि यह एक प्राचीन नगर है। क्या है? यह एक प्राचीन नगर है। यह एक प्राचीन नगर है। लेकिन उसके बाद घटना क्या हुई? देखो, 1856 की बात कर रहा हूं। कब कर रहा हूं मैं? 1856 की बात कर रहा हूं। 1856 की। 1856 में क्या हुआ? लाहौर से कराची तक रेल की पटरियों का निर्माण चल रहा था। कब? कहां से? लाहौर से कराची तक रेल की पटरियों क्या चल रहा था? काम चल रहा था। कहां से? लाहौर से कराची तक। लाहौर से कराची तक रेल की पटरियों क्या चल रहा था? काम है। जैसे देखो, ऐसी तो होती पटरियां, ये रेल की पटरियां हैं ऐसे ऐसे, और बीच में यहां पर क्या डालते हैं? पत्थर। क्या भरे जाते हैं? पत्थर भरे जाते हैं। और जो रेल की पटरियों का जो काम था वो 2 बर्टन भाइयों को दे रखा था। किसको दे रखा था? 2 बर्टन भाई थे। क्या थे? बर्टन बंधु। बर्टन बंधु थे। देखो कौन कौन सी? तो एक का नाम था, देखो, विलियम बेंटन। विलियम बेंटन या बर्टन भी बोल सकते हैं इसको। तथा दूसरा का नाम चार्ल्स बर्टन था। इसका एक और भी नाम मिलता है। ठीक है, वो आपको अभी याद नहीं आ रहा, याद आई मैं बात बताऊंगा मैं। तो देखो, ऐसे ऐसे जो बीच में पत्थर डाले जाते हैं। अब हुआ क्या? पत्थर जैसे डाले जा रहे थे तो बीच में पत्थरों की कमी हो गई और इन बर्टन बंधुओं ने क्या कहा कि जाओ आप पत्थर लेकर आ जाओ। मतलब जो पत्थर लेने वाले का काम था, ठेकेदार, उसने कहा कि भाई जाओ पत्थरों की व्यवस्था करो। जो मजदूर थे वो बैठे थे, उन्होंने कहा भाई हम तब तक क्या करें। फिर कोई मजदूर था ऐसे घूम रहा था तो उसने देखा कि पास में एक टिल्ला है इस प्रकार का। क्या है? कि टिल्ला दिखाई दिया उसको ऐसे ऐसे। तो बर्टन बंधु के पास गया, उसने कहा कि पास में एक टिल्ला है और वहां पर अनेक प्रकार की ईंटें और पत्थर है। क्या है? ईंटें और पत्थर बिखरे पड़े हैं। बर्टन बंधु ने कहा ऐसी कौन सी जगह हुई जहाँ ईंटें और मतलब पत्थर बिखरे पड़े हैं।
तो ये ले गया दोनों बंधुओं को टीला दिखाया, तो बर्टन बंधुओं ने कहा, इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि ये कोई पुरातात्विक सभ्यता की हम को देख रहे हैं, अभी उसकी खुदाई करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, जब तक पत्थर नहीं आ जाते तब तक हम ये ईंट और पत्थर है ये उठाकर कहां डाल देते हैं, बीच में यहां पर डाल देते हैं। तो अनजाने में सही, लेकिन इसने जो हड़प्पा है, एक तो नाम है हड़प्पा और दूसरा क्या नाम है, मोहनजोदड़ो, और संयुक्त रूप से क्या कह सकते हैं, सिंधु सभ्यता, मतलब अनजाने में सही, लेकिन इन ये दो स्थलों की खुदाई कर रहे थे लोग, और क्या निकाले, ईंटों का प्रयोग ये करने लगे। जब इनके पास कुछ समय बाद पत्थर आ गए तो उन्होंने इसकी सूचना किसको दी, सरकार को। कभी दी, 1856 में। 1856 में इन्होंने ये सूचना किसको दी, सरकार को दी सूचना। शायरी डाल लेता हूं एक बार पेन में। यह सूचना किसको दी, सरकार को दी। हाँ चलो देखो, जो ये सूचना किसको दी, क्या हुआ बीबी, सरकार को दी। ने किसकी सूचना दी, सरकार को, इस सभ्यता के बारे में सूचना सरकार को दी। सूचना किसको दी, सरकार के पास पहुंचाई। किसकी सूचना बताई सरकार के पास, कि ऐसे ऐसे हमने खुदाई की, वहां पर कुछ ईंटें वगैरह प्राप्त हुई, आप देख लो कि क्या है क्या नहीं है। तब सरकार ने क्या किया, देखो वापस सुन लो एक बार, जो सिंधु घाटी सभ्यता में उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो 1826 में एक व्यक्ति है चार्ल्स मेसन, वो आया, इस टीले के पास गया और उसने टीले को देखा। तो उसने देखा कि मतलब ऐसी ईंटें बिखरी पड़ी हैं। तो उसने कहा संभव तो कोई प्राचीन नगर रहा होगा, और इस नगर की स्थापना किसने करवाई होगी, बहलोल लोधी ने करवाई होगी। इन्होंने आसपास जाकर लोगों को बताया, मतलब जो भी इसके जानकार थे बताया कि मैंने इस टीले को देखा, लेकिन लोगों ने इसकी बात को इग्नोर कर दिया, मतलब ज्यादा विश्वास नहीं किया, इस बात को भूल गए लोग। उसके बाद में देखो 1831 में घटना थी, एक व्यक्ति और आता है, फिर वापस 1851 में, सॉरी 31 के बाद आएगा 44 में, यही व्यक्ति एक पुस्तक लिखता और उसके बारे में बताया था। ये कहा आप तो मुझे पागल कह रहे थे, मैंने तो आपको पहले बताया था, लेकिन आपको इस घटना के बारे में याद नहीं रखना। हमें कौन सी बात याद रखनी। फिर 1856 में क्या हुआ कि लाहौर से कराची के मध्य कौन सा काम चल रहा था, रेल की पटरियां बनाने का क्या चल रहा था, काम चल रहा था। और ये काम किसका था, विलियम बर्टन और जॉन बर्टन कर लो यहां पर, विलियम बर्टन और जॉन बर्टन, ये क्या थे, दो भाई थे बर्टन बंधु। इनके पास क्या था, एक काम की पूरी जिम्मेदारी थी, किनके पास थी, विलियम बर्टन और जॉन बर्टन के पास। अब बीच में हुआ क्या कि जो हम पटरियों के बीच में जो पत्थर डालते हैं, पत्थरों में क्या पड़ गई, कमी पड़ गई। इन्होंने आदेश दिया कि आप पत्थर लेकर आओ, लेकिन उसमें कुछ समय लगने वाला था। तब तक क्या करें, तो इनके जो मजदूर थे इन्होंने कहा कि हमने पास में टीला देखा और वहां पर क्या है, ईंटें पड़ी हैं। तो बर्टन बंधु इस टीले को देखने गए और कहा चलो ठीक है, जब तक पत्थर नहीं आ जाते तब तक हमें जो इस टीले से निकलने वाले ईंट है उनका प्रयोग किसके लिए कर लेते हैं, ईंट पटरियों के लिए कर लेते हैं। ठीक है, अनजाने में एक सभ्यता की खुदाई करने लगे, इन बात को इसको पता नहीं था। लेकिन जैसे इन लोगों के पास पत्थर आए, किन लोगों के पास, बर्टन बंधुओं के पास, इन लोगों ने इसकी सूचना किसको दी, सरकार को। कब दी, 1856 में। अब सरकार ने क्या किया, देखो 1861 में बात करते हैं, 1861 की। सरकार ने क्या किया, एक व्यक्ति और था, देखो कनिंगम, मैं नाम लिखा, अलेक्जेंडर कनिंगम, अल्केजेंडर कनिंगम। अल्केजेंडर कनिंगम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। भारतीय पुरातत्व विभाग की क्या की, स्थापना की। सरकार ने कहा कि इस व्यक्ति के पास, जो कनिंगम है, जो पूरी जिम्मेदारी थी रेल की पटरियां बनाने की, किसके पास थी, ये कनिंगम के पास थी। कनिंगम ने इन दो लोगों को छोड़ रखा था कि आप ये जिम्मेदारी संभालो।
तो सरकार ने बताया कि ऐसे ऐसे कुछ हमने टीले देखे, वहां पर ईंटें मिली, तो आप जाकर देखो मामला क्या है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम इन्होंने कहा कि ये तो गलत बात है कि ऐसी कोई सभ्यता निकल रही है या कोई चीज निकल रही है, सरकार की बिना इजाजत के लोग खुदाई कर रहे हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए इन्होंने एक अलग विभाग बना दिया कि भविष्य में यदि ऐसा कोई स्थल बनेगा तो बिन सरकार की इजाजत पर उसे किसी भी प्रकार की खुदाई या फिर कोई काम नहीं होगा। इसके लिए क्या कर दिया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की क्या की, स्थापना की। क्या की, स्थापना की। और इसीलिए कनिंघम को पुरातत्व विभाग का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। किसको, पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है, कनिंघम को कहा जाता है जनक। किसको कहा जाता है, कनिंघम को। क्यों कहा जाता है कि उसने एक नियम बना दिया कि भविष्य में यदि ऐसा कोई स्थल हमें प्राप्त होगा तो बिन सरकार की इजाजत पर उसे, सरकार की इजाजत के किसी प्रकार की प्रतिक्रिया उस पर हमें नहीं कर सकते। अब आप याद कैसे रखोगे, 61 एक नियम, 61 एक नियम, एक नियम से आप 61 याद रखना, याद हो जाएगा। तो इसीलिए जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, इसको भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अब देखो आगे चलकर 1904 की घटना बताता हूं, 1904 की घटना बताता हूं, यहां लिख लो 1904 की घटना। अब हुआ क्या, कोई ना कोई जिम्मेदारी वाला व्यक्ति भी चाहिए। कनिंघम ने कहा कि इसी के निर्देशन में, किसके निर्देशन में, कनिंघम के निर्देशन में। आप 1 के 56 याद रख सकते हो, 1 के 61 याद, 1 के मतलब अलेक्जेंडर, कैसे मतलब कनिंघम। तो अब देखो कनिंघम के निर्देशन में, किसके निर्देशन में, कनिंघम के निर्देशन में, निर्देशन में क्या हुआ, इसके निर्देशन में एक पुरातत्व विभाग का निदेशक बनाया गया एक व्यक्ति को, जिसका नाम है जॉन मार्शल। क्या नाम है, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल को क्या बनाया गया, इस विभाग का मतलब कौन सा विभाग, मैं लिख देता हूं, भारतीय पुरातात्विक विभाग, भारतीय पुरातात्विक विभाग, भारतीय पुरातात्विक विभाग का क्या बनाया गया, निदेशक बनाया गया। निदेशक मतलब देखभाल करने वाला, आगे जो भी काम होगा इसी के अंडर में होगा या फिर इसी की देखरेख में होगा। क्या बना दिया गया, इसे निदेशक बना दिया गया। क्या बना दिया गया, इसे निदेशक। किस व्यक्ति को, जॉन मार्शल को। किसके निर्देशन में, कनिंघम के निर्देशन में। और कनिंघम का पूरा नाम क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अब देखो ये घटना हो गई, उसके बाद में जिक्र करते हैं सन 1921 के बारे में। कौन सी सन, 1921 के बारे में। देखो 1921 में क्या घटना हुई। एक व्यक्ति था जिसका क्या नाम था, दयाराम साहनी। क्या नाम है, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, इसने एक स्थल की खुदाई की। स्थल का क्या नाम है, हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता की क्या की, खुदाई की। हड़प्पा सभ्यता की क्या की, खुदाई या फिर उत्खनन का क्या किया, कार्य किया। क्या क्या इसका उत्खनन किया, किस व्यक्ति ने, दयाराम साहनी ने। अब देखो जो हड़प्पा सभ्यता है इसका अन्य नाम और भी मिलता है। वो क्या मिलता है, अन्य नाम है, अन्य नाम, इसका अन्य नाम मिलता है कांस्य युगीन सभ्यता। क्या नाम मिलता है, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि जो हड़प्पा निवासी थे वो लोग तांबा, कॉपर, सीयू तथा टिन, जेडन तथा टिन को मिलाकर किसका निर्माण करते थे, कांस्य का निर्माण करते थे, या फिर कांसा लिख सकते हो, ब्रोंज। कांस्य का क्या करते थे, निर्माण करते थे। और इसी कांस्य के निर्माण के कारण इसको क्या नाम दिया गया, कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया।
और यहाँ पर अधिकतर खुदाई के दौरान जो भी बर्तन वगैरह प्राप्त हुए सर्वाधिक किस मात्रा में हुए हैं? कांस्य के प्राप्त हुए हैं। इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा गया? कांस्य युगीन सभ्यता को। कौन सी सभ्यता को कहा गया? हड़प्पा सभ्यता को। अब देखो 1922 की घटना में याद करते हैं। देखो एक व्यक्ति और था, राखलदास बनर्जी। क्या नाम है व्यक्ति का? राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। इसने क्या किया? मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज किया, फिर उत्खनन का कार्य किया। कौन सा स्थल है? मोहनजोदड़ो। क्या नाम है स्थल का? मोहनजोदड़ो। ठीक है। और इसका अन्य नाम भी मिलता है। इसका अन्य नाम क्या मिलता है? मृतकों का टिल्ला। क्या कहा जाता है इसे? मृतकों का टिल्ला। किस सभ्यता को? मोहनजोदड़ो सभ्यता का अन्य नाम क्या मिलता है? मृतकों का टिल्ला। अब देखो पहले कौन सी सभ्यता की खोज की गई? हड़प्पा की या फिर मोहनजोदड़ो की? सीधी सी बात है कि हड़प्पा की पहले हुई थी। कब? 1921 में। इसलिए इन दोनों सभ्यता को कौन कौन सी? हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो। देखो हड़प्पा यहां पर लिख रहा हूं मैं, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को संयुक्त रूप से क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता ही कहा गया। क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि पहले खोज किसकी की थी? हड़प्पा सभ्यता की थी। और हड़प्पा सभ्यता की खोज करने के कारण इसे क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता कहा गया। ये इसका पहला नाम। लेकिन देखो आगे, जो ये हड़प्पा या मोहनजोदड़ो सभ्यता थी, ये एक नदी के किनारे थी। किसके किनारे थी? ये एक नदी के किनारे थी। और नदी का क्या नाम है? सिंधु। क्या नाम था नदी का? सिंधु। और सिंधु नदी के किनारे विकसित होने के कारण या फिर सिंधु नदी के किनारे मिलने के कारण इस हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया? सिंधु सभ्यता कहा गया। क्या कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु सभ्यता कहा गया। सिंधु नदी के तट पर, नदी कौन सी थी? सिंधु। और इसके तट पर विकसित होने के कारण इसे क्या कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। क्या कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता। वापस देखो कि पहले हमने इसे नाम दिया हड़प्पा सभ्यता। क्यों दिया हमने हड़प्पा सभ्यता नाम? क्योंकि 1921 में सबसे पहले खोज किसकी की थी? हड़प्पा सभ्यता की। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। इसलिए हम इसका क्या नाम दिया? हड़प्पा सभ्यता। इस संस्कृति को कहा या फिर सभ्यता को कहा हमने। लेकिन बाद में लोगों को पता चला ये कौन सी नदी के किनारे विकसित है, तो लोगों ने देखा इसके पास कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। और सिंधु नदी के तट पर विकसित होने के कारण इसे क्या नाम दे दिया गया? सिंधु सभ्यता कहा गया। देखो इतना समझ में आ गया। अब देखो कुछ समय बाद क्या हुआ? जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया, जो इस मोहनजोदड़ो अभी सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल या सर्वाधिक स्थल कहां प्राप्त होने लगे? स्थलों की प्राप्ति कहां होने लगी? ये स्थलों की प्राप्ति होने लगी प्राचीन काल की लुप्त सरस्वती नदी के किनारे। ये लिख लो, सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के तट पर, नदी के तट पर। वर्तमान में नदी विलुप्त हो चुकी है। वर्तमान में क्या है? विलुप्त है। वर्तमान में विलुप्त है। और इसी की जगह दूसरी नदी बहती है जिसका क्या नाम है? घग्गर। याद रखना कौन सी नदी है? घग्गर। जिस रास्ते से पहले सरस्वती नदी बहती थी उसी रास्ते से वर्तमान में कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी। अब देखो सरस्वती नदी के किनारे इसके अनेक स्थल उसकी पहचान की गई, इसलिए वापस लोगों ने क्या कर दिया? इसका नाम
परिवर्तित कर दिया गया और सिंधु घाटी सभ्यता से इसे कहा गया सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता या फिर सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। याद हो जाएगा ना। पहले इसका नाम हड़प्पा सभ्यता था, क्योंकि पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो सिंधु नदी के तट पर है, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद फिर से पता चला कि इसके जो सर्वाधिक स्थल है वो कहां पर प्राप्त हो रहे हैं, प्राचीन लुप्त सरस्वती नदी के किनारे मिल रहे हैं। इसीलिए इन दोनों नदियों के नाम पर इसका क्या कर दिया गया, नामकरण कर दिया गया और इसे क्या कहा गया, सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की। एक बार मैं फिर से आप दोहरा देता हूं। अब इसका पढ़ेंगे, इसके बाद विस्तार। क्या पढ़ेंगे, विस्तार। देखिए पहले ये बिंदु समझ लेते हैं। घटना कब की है, 1826 की है। एक व्यक्ति था, व्यक्ति का नाम क्या था, चार्ल्स मेचन। ये कहीं घूम रहा था तो इसको क्या दिखाई दिया, एक टिल्ला दिखाई दिया और ये उस टिल्ले पर गया तो इसने देखा कि जगह जगह मतलब ईंटें बिखरी पड़ी हैं, कुछ मकानों के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। तो इसने क्या सोचा कि संभवतः ये कोई प्राचीन नगर रहा होगा। क्या कहा इसने, कोई प्राचीन नगर रहा होगा जिसका निर्माण किसने किया होगा, बहलोल लोदी ने, बहलोल लोदी ने। ये इसने अंदाज लगाया, लेकिन लोगों ने इसकी बात को बिल्कुल भी नहीं देखा और अनदेखा कर दिया। तो कुछ समय बाद, घटना कब की है, 1856 की। ये ठेका मान लो एक तरह से किसको दिया, अलेक्जेंडर कनिंघम को। कहा कि आप रेल की जो पटरियां हैं उसका निर्माण पूरा करो। और जो अलेक्जेंडर कनिंघम है इसने ये जिम्मेदारी किसको सौंपी, बर्टन बंधुओं को। किसको सौंपी, बर्टन बंधुओं को। तो घटना 1856 की, रेल निर्माण का कार्य चल रहा था। कहां से, लाहौर से कराची के मध्य क्या चल रहा था, रेल निर्माण का कार्य चल रहा था। और रेल निर्माण के कार्य में जो बीच में क्या बिछाते हैं हमें, पत्थर। इन पत्थरों की क्या पड़ गई, कमी पड़ गई। क्या हो गए, ये पत्थर कम पड़ गए। अब देखो इन पत्थरों को आने में कुछ वक्त लग सकता था या फिर लगने वाला था। तो ये जो मजदूर कार्य कर रहे थे, किसी मजदूर ने इस टिल्ले को देख लिया। क्या कर लिया, इस टिल्ले को देख लिया। और टिल्ले को देखने के बाद किसके पास गया, बर्टन बंधु के पास गया। इन बर्टन बंधु के पास गया और कहा कि कोई ऐसी जगह जहां पर हमारा कार्य, जो रुका हुआ कार्य हो सकता है, कि जब तक पत्थर नहीं आते तो एक टिल्ला जहां पर ईंटें हैं बहुत ज्यादा, तो ईंटें हम ले लेते हैं। तो बर्टन बंधु ने कहा चलो ठीक है। तो अनजाने में ये जो प्राचीन सभ्यता थी उसकी खुदाई करने लगे। और इन बर्टन बंधु ने क्या किया, इस टीले से ईंटें निकालकर वापस जो पटरी निर्माण का कार्य रुका हुआ था वो सुचारू रूप से चालू कर दिया। अब देखो जैसे ही इन लोगों के पास पत्थर आ गए वापस, तो इन लोगों ने क्या किया, बर्टन बंधु ने, दो बर्टन क्या क्या नाम थे, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। इसकी सूचना किसको दे दी, सरकार को दे दी। किसकी सूचना, इस टीले के बारे में किसको बता दिया, सरकार को बता दिया। अब सरकार किसके पास गई, कनिंघम के पास। और इसने कहा कि जाकर देखो कि क्या चल रहा है। तो कनिंघम ने देखा इस टीले के बारे में, इसको दुख हुआ कि कोई प्राचीन सभ्यता, संभवतः प्राचीन सभ्यता है, लोग अनजाने में इसका क्या कर दिया, हमने खुदाई कर दी, हो सकता बहुत सी चीजें नष्ट हो गई होंगी। तो इसके लिए उसने एक नियम बना दिया कि भविष्य में यदि कोई भी ऐसी सभ्यता मिलती है तो सरकार के बिना निर्देशन के इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, नहीं खुदाई हो सकती, नहीं कोई काम हो सकता है। तो इसने क्या कर दिया, एक विभाग बना दिया और उस विभाग का क्या नाम दे दिया, भारतीय पुरातत्व विभाग। और एक नियम बना दिया, और नियम 61 या एक नियम याद कर लेना ऐसे। और इसी नियम बनाने के कारण या इसी विभाग की स्थापना करने के कारण अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा गया, भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या कहा गया, जनक कहा गया। और इसी के निर्देशन में 1904 ईस्वी में एक व्यक्ति जिसका क्या नाम है, जॉन मार्शल। क्या नाम है, जॉन मार्शल। इसको इस विभाग का क्या बना दिया गया, निदेशक बना दिया गया। अब उसके बाद घटना आती है 1921 की। एक व्यक्ति का क्या नाम है, दयाराम साहनी। इसने किस सभ्यता की खोज की,
हड़प्पा सभ्यता की उत्खनन का कार्य किया। खोज तो इन लोगों ने बहुत पहले कर ली थी, लेकिन इनको पता नहीं था कि सभ्यता कौन सी है। तो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया किस व्यक्ति ने? दयाराम साहनी ने। और हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लोग तांबे प्लस टिन के साथ या तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य बनाने की विधि क्या करते थे? जानते थे। और इसीलिए इसे क्या कहा गया? कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। इसके एक वर्ष बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल की क्या की? खोज की। और मोहनजोदड़ो स्थल को अन्य नाम क्या है? मृतकों का टीला भी कहा जाता है। पहले देखो 1921 में हड़प्पा सभ्यता स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त होने के कारण इसे क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता कहा गया। लेकिन बाद में पता चला कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है, इसलिए इसे क्या नाम दे दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिया गया। इसके कुछ समय बाद पता चला कि प्राचीन सरस्वती नदी है जो वर्तमान में लुप्त हो गई है, सर्वाधिक स्थल इसी नदी के तट पर प्राप्त हो रहे हैं। तो दोनों नदियों को मिलाकर इसका नाम कर दिया गया सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता, फिर सिंधु सरस्वती सभ्यता। कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक? तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। देखो अच्छे से समझा दिया आपको, और मुझे नहीं लगता कि आज के बाद सिंधु घाटी सभ्यता को फिर से आपको पढ़ने की जरूरत या पढ़ने वाली है। एक एक चीज, एक एक हर पंक्ति के बारे में आपको विस्तार से बताया गया है। और एक दो बार इस वीडियो को अच्छे से देख लोगे ना आप, तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वीडियो को बार बार देखें, और उसके बाद भी अगर आपकी समस्या का निवारण नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपकी समस्या का निवारण निश्चित रूप से किया जाएगा। अब इतनी बात हो गई, नाम दे दिया क्या? सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब देखो इसकी विस्तार के बारे में बात करते हैं। क्या देखते हैं? अब इसका विस्तार देखते हैं कि इसका विस्तार कहां से कहां तक था, और इस श्लोक के बारे में देखते हैं। देखो ना अब तक भारत में देखो, पहले तो ये देखो सिंधु सरस्वती सभ्यता 3 जगह मिली थी, विस्तार बाद में देखें। पहले देखो ये कितनी जगह पर मिली थी? हमें 3 जगह प्राप्त हुई थी, 3 जगह पर मिली थी, या 3 देशों में कोई भी नाम देख लो। कहां कहां पर है? भारत, अपना भारत, एक पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हम आपकी बुक में जो दे रखा वही पढ़ेंगे, लेकिन वर्तमान की अगर बात की जाए तो 2000 से ज्यादा स्थल भारत में अब तक प्राप्त हो चुके हैं। और पाकिस्तान की बात की जाए तो 681 से ज्यादा स्थल वो प्राप्त हो चुके हैं। और अफगानिस्तान में कितने स्थल मिल चुके हैं? 2 स्थल। हम बात करते हैं आपकी बुक में जो दे रखा उसके बारे में, क्योंकि प्रश्न तो आपकी किताब के अनुसार ही मान्य होगा। तो देखो अगर स्थलों की बात की जाए तो भारत में कितने स्थल मिल चुके हैं? 912 स्थल। और पाकिस्तान की बात की जाए तो 417 भी दे रखा, 421 भी दे रखा है। और अफगानिस्तान में कितने हैं? 2। तो सर्वाधिक स्थल कहां से प्राप्त हुए हैं हमें? भारत से। और न्यूनतम कहां से मिले हमें? अफगानिस्तान से। कहां से मिले? अफगानिस्तान से। अब भारत में भी बात की जाए कि सर्वाधिक, तो भारत में सर्वाधिक मिले गुजरात से। कहां से? गुजरात से इसके सर्वाधिक स्थल मिले हैं। और एक बात और देखो, अब तक जितने भी स्थल मिले हैं ना, उनमें से केवल 5 स्थलों को नगर माना गया। कितने स्थलों को नगर माना गया? केवल और केवल 5 स्थलों को। एक हमने पढ़ लिया हड़प्पा सभ्यता, एक हमने पढ़ लिया मोहनजोदड़ो, उसके अलावा एक कालीबंगा जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। उसके बाद आएगा लोथल जो है आपके गुजरात में पड़ता है। एक लोथल है वो सिक्कर में है, लोथल जो कहां पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और एक सुतका गिंडोर सभ्यता भी है, जिसको भी क्या माना गया है? नगर माना गया है, जो कि कहां पर पड़ता है? सिंध में। आपके कहां पर है? सिंध में।
तो इस प्रकार कुल 5 नगरों को क्या माना गया है, नगर माना गया है। लेकिन अब उस बात को जाने तो हम बात करते हैं इसके विस्तार की। किसको देखते हैं हम, इसके विस्तार को। देखो इस भाग को क्या कहते हैं हमें, उत्तर, ये क्या है दक्षिण, ये दिशा क्या कहलाता है पूर्व, और ये दिशा क्या कहलाती है पश्चिम। ठीक है, तो देखो पूर्व से पश्चिम की बात कर रहा हूं, पूर्व से लेकर पश्चिम तक इस सभ्यता की कुल लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये कितने हैं 1400 किलोमीटर। याद रह जाएगा ना, पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार है 1600 और उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार कितना है 1400। ठीक है, अब देखो इसकी शुरुआत पूर्व उत्तर में कौन से स्थान से होती है वो देख लो एक बार। देखो मांदा एक जगह का नाम पड़ता है, क्या आप ये बुक में नहीं दे रखा लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। जगह का नाम पड़ता है मांदा और उत्तर में क्या पड़ता है अपना जम्मू कश्मीर। क्या पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर। मांदा और जम्मू कश्मीर से इसकी क्या होती है शुरुआत होती है। ठीक है, और दक्षिण में एक नदी पड़ती है पिरियाल, सॉरी नदी का नाम अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन आप उत्तर में अगर देखिए तो कौन सी नदी है, सॉरी मतलब जगह है मांदा और जम्मू कश्मीर से। इस बात को आप भूल जाओ, में तो ये याद रखना है पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी है 1600। कितनी है इसकी लंबाई 1600, और उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी है 1400। केवल ये बात ध्यान में रखनी है। अब विस्तार देख लिया हमने, पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक कितना है इसका विस्तार है 1600, और उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार कितना है 1400। कितने स्थानों पर इसके वो साक्ष्य मिले हैं, 3 स्थानों पर। कौन कौन से, भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। कुछ हिस्सों के नाम याद रख लेते हैं, जैसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान, भारत, बलूचिस्तान के साथ लाओ देखो पंजाब, सिंध, ये जगह के नाम है जहां पर सभ्यता का विस्तार है। ठीक है, अब देखो बात कर रहे हैं भारत के, भारत के भी देखो पंजाब में, पाकिस्तान में पंजाब है, भारत में पंजाब है। ये मत सोचना कि ऐसा कैसे, जगह का नाम है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। और एक जगह कौन सी आपकी बच गई, अफगानिस्तान। सुतका गिंडोर एक जगह, तो ये अफगानिस्तान का नाम, और दूसरा स्थान भी है एक और वो याद नहीं आ रहा। तो मतलब आपको जगह का नाम केवल ये याद रखने की, भारतीय बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, सॉरी पाकिस्तान के बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध तथा भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है विस्तार है, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। याद रह जाएगा ना, प्रमुख 3 जगह है, कौन से, भारत, पाकिस्तान, और उसके जगह के नाम दे दिया, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, अफगानिस्तान के हिस्सों में फैली हुई है। पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार है 1600 और उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार है 1400 किलोमीटर। याद रह जाएगा ना आपको ये चीज, ये आ गया इसका विस्तार। अब हम देखते हैं इसकी विशेषता, मतलब प्रमुख क्या क्या था इसमें। अब क्या देखते हैं हम इसकी विशेषता, तो मैं एक बार ही मिटा देता हूं। क्या देखते हैं हम एक बार इसकी विशेषता, देखो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसकी विशेषता, हर बार प्रश्न आता है विशेषताओं से, बात करते हैं विशेषताओं की। और उसमें नंबर 1 देखते हैं हम नगर। क्या देखते हैं हम, नगर। देखो जो यहां पर नगर मिले हैं
उनकी निकासी व्यवस्था मतलब रहने का स्थान बहुत उत्तम था। दो जगह थे, एक जगह ऊंचे, दो टीले मान सकते हो, एक ऊंचा टीला एक नीचा टीला। तो देखो जो ऊंचा टीला था उस पर राजा का निवास स्थान होता था, और जो नीचे का भाग था उस पर कौन निवास करती थी? जनता निवास करती थी। जो ऊंचा भाग है वहां पर कौन रहता था? राजा। जो नीचे वाला भाग था वहां पर कौन रहती थी? जनता रहती थी। नगर में ये याद रखना। उसके बाद करते हैं सड़कों की। सड़कें अपेक्षाकृत काफी चौड़ी होती थी, मतलब 9 मीटर से लेकर 34 मीटर तक। जो सर्वाधिक चौड़ी सड़क मिली उसकी चौड़ाई कितनी है? 34 मीटर। और ये अंदाजा लगाइए प्रमुख क्या रहा होगा? राजमार्ग रहा होगा। काफी चौड़ी मात्रा में सड़कें मिली है। कम से कम सड़क की चौड़ाई कितनी है? 9 मीटर, और ज्यादा से ज्यादा 34 मीटर। ठीक है। और जो दरवाजे थे इनके, दरवाजों की खिड़की, मकानों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की तरफ न खुलकर किसकी तरफ खुलते थे? नालियों की तरफ खुलते थे। नालियों की निकासी भी काफी अच्छी थी। अब देखते हैं ये एक एक बिंदु। तो नगर के बारे में देखते हैं कि नगर नियोजन की व्यवस्था काफी उत्तम थी। नगर नियोजन की व्यवस्था क्या थी? उत्तम थी। नगर नियोजन की व्यवस्था क्या थी? उत्तम थी। देखते हैं नगर नियोजन की उत्तम व्यवस्था थी। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, छोटे छोटे। नगर नियोजन की उत्तम व्यवस्था थी। उत्तम व्यवस्था थी। 2 टिल्ले प्राप्त हुए थे, बताया था मैंने। 2 टिल्ले मिले थे, 2 टिल्ले प्राप्त हुए। गड्डी भी बोलते हैं, ऊंची गड्डी और भूसमतल गड्डी। 2 टीले प्राप्त हुए, एक ऊंचा भाग और एक नीचा भाग। एक ऊंचा भाग और दूसरा क्या था? नीचा भाग। जो ऊंचा टीला था या ऊंचा भाग था उसमें कौन निवास करता था? राजा या पुरोहित और अन्य प्रमुख व्यक्ति। अन्य प्रमुख व्यक्ति। और जो नीचा भाग था इसमें कौन निवास करती थी? आम जनता। आम जनता क्या करती थी? निवास करती थी। नगर नियोजन की व्यवस्था उत्तम थी। 2 भाग प्राप्त हुए, 2 टीले प्राप्त हुए, एक ऊंचा टीला और दूसरा नीचा टीला। ऊंचा जो टीला था उसमें राजा, पुरोहित और जो अन्य प्रमुख व्यक्ति वो रहते थे, और जो नीचे का भाग था उसमें आम जनता क्या करती थी? निवास करती थी। अब देखो सड़कें 2 नंबर। तो सड़कें अपेक्षाकृत क्या प्राप्त हुई? चौड़ी मिली। सड़कें अपेक्षाकृत चौड़ी होती थी। चौड़ी होती थी। और चौड़ाई कितनी मिली? सामान्यतः है 9 से 34 मीटर चौड़ी सड़कें प्राप्त हुई हैं। चौड़ी सड़कें प्राप्त हुई हैं। याद रह जाएगी ना ये बात? नंबर 3 देखो, मकान। देखो मकान है वो पक्की ईंटों के बने होते थे। मकान किसके थे? मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। किसका प्रयोग होता था? पक्की ईंटों के बने होते थे। मकान है वो किसके बने होते थे? पक्की ईंटों के बने होते थे। सामान्यतः है देखो, एक घर में जो घर मिलते थे उसमें 3-4 कक्ष, रसोई घर और शौचालय प्राप्त हुआ था। शौचालय मिले। जो सामान्यतः घर उसमें 3-4 तो कक्ष प्राप्त हुए, रसोई घर और क्या मिले? शौचालय प्राप्त हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या बात थी वो देखो, मकानों के खिड़कियां और दरवाजे।
मकानों के खिड़कियां और दरवाजे सड़कों की तरफ न खुलकर कहां की तरफ खुलते थे? गलियों की तरफ। सड़कों की बजाय गलियों की तरफ थे, गलियों की तरफ थे। हम क्या करते हैं वर्तमान में, जो हमारे मकान होते हैं हम उनके दरवाजे किसकी तरफ रखते हैं? जो मुख्य सड़क होती है उसी की तरफ तो रखते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते थे? उल्टा करते थे। मुख्य मार्ग की तरफ न रखकर अपने मकानों के दरवाजे कहां रखते थे? जो गली होती थी उसकी तरफ रखते थे। ठीक है, याद रह जाएगी ना बात। अब देखो नालियां, क्या चीज है? नालियां। एक बात और देख लेना, सड़क में सड़क एक दूसरे को समकोण पद्धति पर काटते थे। मैं यहां पर लिखा रहा हूं, सड़कें एक दूसरे को आपस में समकोण ग्रिड पद्धति पर काटती थी। वर्तमान में जयपुर शहर है वो इसी तरह बसा हुआ है। अब देखो नालियां, तो नालियां निकासी की व्यवस्था भी क्या थी? उत्तम थी। निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। व्यवस्था भी क्या थी? उत्तम थी। व्यवस्था भी उत्तम थी। और नालियों को आपस में जोड़ने के लिए क्या? प्लास्टर, चूने और किसका प्रयोग होता था? जिप्सम का। नालियों को आपस में जोड़ने के लिए प्लास्टर, चूने तथा जिप्सम का क्या होता था? प्रयोग होता था। एक बात और देखो, नालियों की सफाई हेतु एक ऐसा दरवाजा भी छोड़ा जाता था। नालियों की सफाई हेतु एक मुख्य दरवाजा होता था, एक मुख्य मार्ग होता था, एक मुख्य मार्ग भी होता था। ठीक है। और जो नालियों का पानी था वो शहर के बाहर एक जगह एकत्रित होता था। जो नालियों का पानी था वो किसके बाहर होता था? शहर के बाहर एक जगह एकत्रित होता था। ये बात हो गई नालियों की। अब इसके अलावा देखो, विशाल अन्नागार प्राप्त हुए हैं। विशाल अन्नागार क्या मिले हैं? प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। अन्नागार मतलब अन्न रखने के जो भंडार होते हैं ना, वो भी क्या मिले हैं? बहुत ज्यादा मात्रा में मिले। और ऐसे देखो इस प्रकार थे वो 6 की लाइन में, 1 2 3 4 5 और 6। फिर देखो बीच में कोई लगभग 6 मीटर का फासला होता था। और उसके बाद भी देखो ऐसे, ये क्या होता था? मार्ग होता था। संभवतः ये अंदाजा लगाया कि जो मार्ग था वो पानी की निकासी के लिए थे। और जो ये ऐसे क्या मिले थे? अन्नागार प्राप्त हुए थे। तो विशाल क्या प्राप्त हुए? अन्नागार मिले। और अन्नागार क्या थे? अनाजों से संबंधित थे। और विशाल जलाशय छोड़ो, एक शिपयार्ड प्राप्त हुआ। क्या मिला है? एक पक्की ईंटों से बना शिपयार्ड मिला है। पक्की ईंटों से बना शिपयार्ड मिला है। शिपयार्ड मिला है। शिपयार्ड मतलब जो जहाज होती है ना, उनके खड़ा करने का स्थान या फिर उनकी मरम्मत करने का जो स्थान होता है वो क्या है? शिपयार्ड भी प्राप्त है। तो संभवतः इस बात से अंदाजा लगाया गया कि जो व्यापार था वो किस मार्ग से होता था? अधिकतर समुद्री मार्ग से व्यापार किया जाता था। तो ये जो कुछ प्रमुख बातें थी जो किससे संबंधित थी? सिंधु घाटी सभ्यता से थी। अब देखो मैं आपको बताया समकोण ग्रिड पद्धति क्या होती थी। देखो ये सड़क जा रही है, मुख्य मार्ग जा रहा है, तो सड़कें ऐसे एक दूसरे को काटती थी। ठीक है, फिर ऐसे और ऐसे, ये क्रम लगातार जारी रहता था। ये क्रम आगे ऐसे चला जाता और यहां से फिर कोई सड़क आगे गुजर जाती। जो ऐसी पद्धति है, इस पद्धति से क्या बने होते थे? सड़क मार्ग बने होते थे। या आपस में समकोण पद्धति पर काटते थे एक दूसरे को।
तो मार्ग भी क्या था उनका, आसान व सुगम था। और वर्तमान में जो सड़कें ऐसी थोड़ी बन रही है, मतलब जरूरी थोड़ी है कि आप यहां से सीधे जाओ तो आपको ऐसी सड़क मिलेगी, बीच रास्ते में ऐसी भी तो मिल सकती है, यहां से ऐसी भी तो मिल सकती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, जो सड़कें थी वो एक दूसरे को कौन सी पद्धति पर काटती थी, समकोण पद्धति पर ही काटती थी। तो दोस्तों आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता को काफी अच्छे तरीके से पढ़ लिया। आगे की क्लास में हम इसके जो धार्मिक, सांस्कृतिक और जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें उन्नति के बारे में बात करेंगे। इन लोगों ने क्या क्या उन्नति की, क्या क्या प्रयास करेंगे, प्रमुख कार्य क्या थे, और इसके अलावा उनको उद्योगों के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने आसपास के लोगों को, नातेदारों को, रिश्तेदारों को तथा जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी को हमारे चैनल के बारे में बताएं। दूसरी बात मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप रटने के बजाय कोई भी चीज है वो अच्छे से समझें और उसको लिखकर याद करें, क्योंकि ऐसे जो तरीका होता है वो आपको याद करने में काफी मददगार साबित होगा। और 4 क्लासें हमारी हो चुकी हैं, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमें कुछ फायदा हो रहा है तो शेयर करो भाई वीडियो को दबाकर, और ज्यादा से ज्यादा लाइक ठोको। फिर कंजूसी किस बात की, हमारे यहाँ कोशिश पूरी की जा रही है कि आपको अच्छे से अच्छे, एक से ज्यादा बेहतर तरीके हमें करवाएं। तो फिर आप लोगों में कमी क्यों? तो फिर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए, और जब भी देखूं तो मतलब इतने लाइक और शेयर होने चाहिए कि मुझे खुद को ये समझने लगे कि वीडियो कहां तक जा रहा, वायरल कर दो इस वीडियो को, ये मान लो आप एक तरीके से। तो ठीक है दोस्तों, घर पर रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।